तो प्रिय छात्रों, आज आप लोग का इंग्लिश का परीक्षा बिल्कुल तरह से अच्छी तरह से गया होगा और आज का क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी था और बिल्कुल बहुत ही पहले आउट भी हो चुका था। तो आज उसी आउट के बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हिंदी का। तो आप लोग का हिंदी का एग्जाम कल होने वाला है, अर्थात 23 फरवरी को होने वाला है। उससे पहले आप साल भर में यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप बस आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट इस वीडियो से अलग एक भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है। साथ ही मैं बता दूं, ऑफर की बात है कि आपका फर्स्ट हिंदी लेकर के सेकेंड हिंदी यानी दोनों हिंदी कंबाइन करके एकदम तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल वायरल क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार आपको इंग्लिश में देखने को मिला था, ठीक उसी प्रकार आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं, लगभग सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच कर गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, आप मिला भी सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए हम सवाल लेकर चलते हैं यहाँ पर हिंदी की ओर। और पहला सवाल आप लोग का है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना के स्वरूप क्या है। तो आप लोग का बहुत ही शानदार यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि अंबेडकर जी जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा की पोषण बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप जाति विभाजित है के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बिल्कुल इजी भाषा में आप इतना ही तक लिखेंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया है एग्जाम में कि बिरजू महाराज का परिचय दे। तो आप लोग को यहाँ पे बिरजू महाराज के बारे में परिचय देना है। ध्यान रखिएगा, महाराज जी जैसे ही आ जाए तो आप लोग को ट्रिक याद रखना है कि महाराज जी कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जीते रहो जीते रहो, अर्थात जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक जो है यही बिरजू महाराज जी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस ट्रिक भी पसंद आ गया होगा और वीडियो को आप पसंद भी कर देंगे। तो चलिए, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सभी भाइयों के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। अगला सवाल आपका है, तो आंसर इसका हम लोग जानेंगे कि बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे और उन्होंने स्वयं अपने पिता का शिष्य होने का बात स्वीकार की है। ये कहते हैं कि शागिर्द तो बाबूजी का हूँ, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके बाबूजी जहाँ भी जाते थे उन्हें साथ ले जाते थे, जहाँ भी आयोजन होता था वहाँ साथ ले जाते थे। ये बिरजू महाराज का एक पारिवारिक ये परिचय है कि परिवार में वो किस तरह रखते और अपना जज है वो अपनी अम्मा को मानते थे। तो इस तरह से जो इंपोर्टेंट लाइन है इसमें से वो आपको एग्जाम में कर देना है, बाकी आपको रटना नहीं है। और इसका मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है इसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तीसरा नंबर जो सवाल बिल्कुल धमाल सवाल है आपका कि भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ती है। सवाल देखकर ही लग गया होगा कि एग्जाम में ये पूछा गया है। कहते हैं कि राहु जैसे दुष्ट ग्रह की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो ग्रहण होता है, अर्थात चंद्रमा की प्रसन्नता, हंसी खुशी कम, क्रांति कम हो जाती है। चूंकि भारत माता, आगे देखेंगे, भारत माता पराधीन है, विदेशियों की काली छाया इस पर पड़ रही है, अतएव इसकी हंसी पर भी राहु ग्रसित हो गया है अथवा ग्रह लग गया है, अर्थात इसी कारण इसकी हंस भी राहु ग्रसित की तरह दिखाई पड़ते हैं। स्पष्ट रूप से मीनिंग आप समझ लेंगे कि जिस प्रकार से जो है राहु ग्रसित हो जाते हैं, चंद्रमा पर आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, अपनी प्रकाश खो जाते हैं, वह हंसी सुखी चेहरा को खो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग के भारत पर जब अंग्रेजों का गुलाम थे तो हम लोग भारत माता भी अपनी आपके क्या करते थे, अपने राहु से ग्रसित मानते थे, अर्थात हर दिन वो मतलब लगता था कि यहाँ पे ग्रहण लगा हुआ है। तो अगला सवाल आपका 4 नंबर है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। तो हिरोशिमा में मानव निर्मित अणुबम चलते भीष्म नरसंहार हुआ था। याद होगा आप लोग को, जब हमने हिस्ट्री पढ़ाए थे तो उसमें आपको बता चुके थे, तो उसमें हमने बताए थे आपको कि हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान में पड़ता है, जहां पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। तो परमाणु बम गिराया गया था 1945 ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के उपरांत गिराया गया था, उसी समय में गिराया था। तो वहां पे नरसंहार हुआ था, जब वो बम जो है मानव ने ही बनाया और मानव को ही भाप बनाकर सोख गया था। जिस प्रकार से वहां पे गिराया गया, सारे के सारे लोग एकदम तरह से तुरंत ही राख हो गया था। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि मनुष्य भी साखी का रूप मिल गया, वहां पे एक परमाणु रूप में वहां पे मिल गया, उसका साखी वहां पे राख, उसका ब्लड, उसका खून जो वहां पे एक चिन्ह के रूप में रह गया, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अगला सवाल आपका यहाँ पे 5 नंबर पूछा गया है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यक माना है। देखिए वीडियो लंबा होगा, बार बार बोल चुके हैं। तो देखिए, सच्चे लोकतंत्र के दर्शन के लिए, ये मैक्स मुलर जी के पाठ से है, भारत से हम क्या सीखे, तो वो तो आपको याद होना ही चाहिए। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना।
है, ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबकी सहभागिता होगी और सभी एक दूसरे के इसकी रक्षा करेंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आसानी से आप इसे जान सकते हैं बिल्कुल आसान आसान तरीका से। और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को रोक करके लिख सकते हो। अब मुझे उम्मीद है बिल्कुल तरह से आपके एग्जाम में इससे अलग एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, चाहे आप फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम दे रहे हैं या फिर सेकेंड सिटिंग में। अगला सवाल आपका है, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी कैसे। ये आपका सेकेंड हिंदी से अर्थात दूसरा हिंदी से, जिससे मात्र क्वेश्चन आपको 10 से 15 नंबर पूरे बुक से पूछा जाता है, जिसमें 6 पार्ट है। 6 के 6 पार्ट हमने आपको बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप वहां से भी क्लास कर सकते हैं। और हिंदी में यदि आप 90 से ऊपर अंक ला लेते हैं तो उम्मीद मानिए कि आप लोग 450 से ओवर आपको आराम से आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगला है कि सीता के 3 बेटे थे, बेटे बहुआ और पोता पोतिया था, यानी घर जो है पूरी तरह से परिवार से भरे हुए थे। और इसी बीच में क्या हुआ था, सीता जो है अपनी माँ का बंटवारा हो गया था तीनों बेटे में। आप ध्यान से समझिए, इसे भी आप रट सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। तो तीनों बेटा में जब बांटा गया था तो उसमें बोला गया था कि तुम 1 मंथ उसके महीना, 1 महीने उसके इधर तुम खाएगी पिएगी और 1 महीने हमारे इधर। तो ऐसे में लग रहा था कि जैसे कि 1 महीने जिसके इधर उसकी पोता पोती को तो वो खिलाएगी, उसको गोद लेगी, लेकिन जो दूसरा बेटा है, 2 बेटा बच गया, उनकी बेटा या फिर उनके पोते पोतियों को नहीं लेगी। तो ऐसे में इस कंडीशन में वो खुद को घुटन महसूस कर रही थी कि हमें ये क्या हो गया है। अब है आपका सवाल, बहुत धामेदार सवाल है यहाँ पे, खोखा किन मामलों में अपवाद था। बहुत ही शानदार सवाल है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। ध्यान रखिएगा, कासू धनी संपन्न सेन साहब के ना उम्मीद बुढ़ापे की आंख का तारा है। मतलब कहने को हुआ, कासू जो थे ये बिल्कुल धनी बेटा का, मतलब धनी बाप का बेटा थे, जो एकदम तरह से उम्मीद थे कि बुढ़ापे में ये आंखों का तारा होगा, बहुत प्यारा होगा। माँ बाप के अति से लाड़ प्यार ने उसे भी जिद्दी बना दिया था। वो बहुत जिद्दी था, किसी चीज को छूते थे, लेकिन लड़कियां लोग नहीं छूती थी। उनके घर में 5 लड़कियां थी, ठीक है ना। तो अपवाद इसलिए थे कि ये जीवन के लगभग यहाँ पे कायदे कानून सभी मामले में ये अपवाद थे, यानी किसी भी बात को ये उल्टी रूप से लेते थे और इस तरह से ये जीवन के मामलों में अपवाद थे। 8 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना कहाँ तक उचित है। तो भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे जवाब इसका जानने के लिए आपको नीचे तक देखना होगा और हम पूरे देखेंगे। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे आंसर यहाँ पे दिया जा चुका है कि लेखक ने सर विलियम जोन्स की तुलना सिकंदर से करते हुए उसे नया सिकंदर का नाम दिया था। सर विलियम जोन्स की तुलना करते हुए सिकंदर करते हुए उसे नया सिकंदर का नाम दिया है लेखक ने, सर विलियम जोन्स की तुलना करते हुए। और भाव एवं कार्य की दृष्टि में विलियम जोन्स ने का ऐसा कहना कोई उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लेखक की दृष्टि में विलियम जोन्स का कोई भी साहसपूर्ण था, कष्टमय था, संघर्षपूर्ण था। अपनी जन्मभूमि और प्रियजनों से विलग होकर भारत दर्शन के लिए यात्रा पर निकलना था। अनेक सागरों को पार कर वह भारत का दर्शन के लिए यात्रा पे आ रहे थे। ये सारा चीज आपको दिया जा रहा है। तो ये आपका किस पार्ट का, इस बात को आप समझ रहे होंगे, स्वदेशी पार्ट का लगभग ये क्वेश्चन है। बट मैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। लास्ट तक तो आप निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि मैं आपको इसका PDF देने वाला हूँ, साथ में ही आपको वायरल क्वेश्चन का भी PDF वहां से मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सवाल आपसे कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत एक प्राचीन देश है, यहाँ आज भी ऐसे वस्तुओं का दर्शन हो सकते हैं जो सिर्फ पुरातन विश्व में एक ही है, विश्व में ही सुलभ है, हो सकती है। ऐसे स्थल और जीवन शैली आप पाएंगे जो अन्यत्र नहीं मिलेगा, साथ ही सुलभ हो सकता है। यह अत्यंत बड़ा देश है, यहाँ तेजी से बदलाव आ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान, कृषि, राजनीति के क्षेत्र में भी ये विकास कर रहे हैं। भारत इस तरह भारत जो है अपने सुदूर भविष्य को जोड़ता है। दिखाई के लिए यहाँ पर देखते कसमसा रहा है, गांवों में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। सीखने और सिखाने का युग कोई ऐसा बात नहीं जो जहां न मिले, अतः भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर यह सवाल कंप्लीट होता है। अगला सवाल आपका यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वह है नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहा जाता है। तो लेखक इस संबंध में क्या बतलाते हैं। तो नागरी नाम के संबंध में अनेक मत है। तो कुछ यहाँ पे विद्वानों का मानना है कि गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। कुछ विद्वानों का मत है, मानना है कि जब यहाँ पर की और सब तो
के काशी भी देवनागरी है, अतः वह प्रयुक्त होने के कारण इसे देवनागरी कहते हैं। कुछ को मानना है कि ये मतलब ब्राह्मण लोग पहले यूज किए थे, तो उसका कहना है। कुछ लोग का इसका नाम नागरी प्राप्त था। कुछ विद्वान कहते हैं कि और सब तो नग है कि काशी का देवनागरी है, नग है तो काशी की देवनागरी है। तो ऐसे बताया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर बहुत सारा दिया हुआ है, आप लिख सकते हो, लेकिन अपना मन से आंसर लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। 11 है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। ध्यान रखिए हम दोनों हिंदी से दे रहे हैं सवाल, आपको एक भी छूटेगा नहीं। चलिए, तो यहाँ पे कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। तो मजबूत कद काठी चौकीदार हर वक्त दरवाजे पर पगड़ी बांधे फटा पुराना जाता अपनी खाकी वर्दी पहने और अपने कंधों पर राइफल लिए चौकस खड़ा रहता और हर आने वाले से उसकी पहचान पूछता। कवि को दरवाजे पर भी एक बहुत बड़ा पुराना वृक्ष था जो एकदम तरह से ऐसा था, उसका डंडा फंडा हुआ लगता था कि मानो वो की बंदूक लेकर खड़े हैं और चौकीदार की तरफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह सवाल भी आपका कंप्लीट होता है। अगला है, लक्ष्मी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो लक्ष्मी के चरित्र चित्रण के लिए आपको मैं यहाँ पे डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। लक्ष्मी के लिए इनका जो है दलई नदी के नीचे घर था, ये सारी चीज आपको पढ़ लीजिएगा। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आप उसे भी जरूर देखिए। टाइम आपके पास काफी है, आप सारे वीडियो को सारे क्लास को वॉच कीजिए और आंसर के चक्कर में मत रहिए, टेंशन में मत रहिए और जाइए एग्जाम में बिल्कुल गर्दा उड़ा के आइए। संस्कृत हिंदी के लिए आप तो हमारे चैनल से जरूर पढ़िए, क्योंकि हिंदी संस्कृत खासकर मैं आपको 90+ अंक दिलवाऊंगा। ये मुझे पूरी तरह से गारंटी मैं ले सकता हूँ कि आपको 90+ अंक दिलवा के ही छोड़ूंगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। यहाँ से देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे अधिक आवश्यक और क्यों। तो परंपरा का ज्ञान जो है, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर को फकीर नहीं है और जो सदियों रूढ़ियों तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। जो बिल्कुल तरह से पुरानी कहावतों पर नहीं मानते हैं, एकदम तरह से क्रांति लाकर के साथ साथ नए परिवर्तन लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को परंपरा का ज्ञान जो है बिल्कुल आवश्यक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे प्रकट हुआ था। तो सबसे पहले नाखून जो ये बढ़ता है, ये प्रश्न लेखक के सामने जो है उनकी छोटी लड़की ने की थी। पूछी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, अतः नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो यह प्रश्न उनकी छोटी लड़की पूछी थी। और नाखून यह इसलिए बढ़ता है कि वह पुराने प्रवृत्ति को हम लोग को दर्शाता है कि हम लोग पहले जमाने में पशु के प्रवृत्ति के समान रहते थे। नाखून का उपयोग हम लोग भोजन को पकड़ने में, अर्थात हम लोग शिकार करने में करते थे। अगला सवाल आपका है 12 नंबर, यहाँ पे 15 नंबर। कवि ने माली और मालिनी किससे कहा और किन्हें और क्यों कहा है। तो कवि ने माली और मालिनी कृष्ण और राधा कृष्ण दोनों को कहे हैं, इसलिए राधा कृष्ण को कवि ने माली और मालिनी कहा, क्योंकि कवि जब फूल तोड़ने जाते हैं तब उनका राधा कृष्ण के प्रेम याद आ जाता है, क्योंकि उन्होंने कहीं नटखट कृष्ण में या फिर कहीं कृष्ण लीला में देखे हुए कवि, तो इसीलिए उनको ज्ञान मतलब याद आ जाता है। अगला सवाल आपका है अक्षर ज्ञान वाले पाठ से है, जो माँ वाले पाठ से है। तो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। तो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवियत्री ने छोटे बच्चे को द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को सिखाते उन्होंने क का अक्षर बताए हैं। तो क से क्या बताया है, तो आप लोग भूल भी जाते हैं तो कह सकते हैं क से कबूतर हो जाएगा। तो लिखने में अभ्यास पुस्तक में चौखट चौटा पर जाता है, कर्म पथ पर भी इसी प्रकार प्रारंभ हो जाता है, फिसल जाता है। तो ये अपनी कह करके सिखा रहे हैं। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों हटा दिया गया था, इसके लिए आप लोग जल्दी से यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आंसर देखिए और फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, ताकि आपको बाद में किसी तरह की प्रॉब्लम होगा ही नहीं, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहादुर जो है, नाम से दिल बहादुर में से दिल शब्द इसलिए हटा दिया गया क्योंकि बहादुर बोलने में कठिनाई होते थे, इसलिए दिल हटाकर बहादुर बोलने में आसान होने लगा और इसलिए बहादुर के नाम से दिल बहादुर को हटा दिया गया था। मगम्मा अपनी धर्म नहीं छोड़ी कैसी। तो मगम्मा जो है, बहू में जब नजम्मा से लड़ाई हो जाता है तो भी वो जो है अपनी पोते के और अपने बेटे के लिए हर एक काम करते हैं और दही बेचना नहीं छोड़ते हैं और बहुत सारी बातें यहाँ पर फिर भी अपनी पोतों को पोतों ही मानती है। तो इस तरह से ये भी आपका खत्म हो जाएगा। देख लीजिए, पढ़ लीजिए वीडियो रोक करके।
19 नंबर सवाल है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों मानते हैं? तो गांधी जी शिक्षा का मूल ध्येय चरित्र निर्माण मानते हैं। उनका ख्याल था कि किताबों ज्ञान हो तो चरित्र निर्माण का एक साधन असल बात है। मनुष्य में इनके अभाव में संभवक शरीर भी देते हैं। स्वराज होने पर भी ऐसे चरित्रवास होने वाले लोगों पर समाज का नाम, सभा, नेता और देश की समुन्नति होगी। मतलब क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी शिक्षा का मूल ध्येय बताते हैं कि शिक्षा वो चीज है जो व्यक्ति को हर जगह सम्मान, मान सम्मान मिलाए। अगर आपको अच्छी तरह से अपने मन से भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अगला सवाल आपका 20 नंबर है कि अशोक वाजपेयी को नदी तट पर बैठे क्या क्या अनुभव होता था? तो दक्षिण फ्रांस रेन नदी के किनारे बैठे हुए लेखक ने ऐसा लगा। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रांस के एक नदी, मतलब फ्रांस रेन नदी के किनारे बैठे हुए थे और लेखक को ऐसा लगता था कि वह भी नदी के साथ साथ उसके प्रवाह से मिल करके बह रहा है। शीतल और स्वच्छ फूल भी कभी भी स्वार्थ के उसी की तरह समझने लगता है। तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पे, नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्यों कहा जाता है। तो नागरी लिपि को देवनागरी इसलिए कहते हैं क्योंकि देवनागरी में सभी भाषाएं होते हैं, इसलिए नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। इसके संबंध में लेखक ने अपने गुजराती, मराठी, नेपाली और मैथिली आदि भाषाओं को ऐड किए हुए हैं। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी? तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट यहाँ पे क्वेश्चन घूम करके आ रहा है। तो और सारे क्वेश्चन नीचे में है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या फिर ऊपर आई बटन पे आप लोग क्लिक करके जल्दी से सारे वीडियो को देख लीजिए और जाकर के एग्जाम में छाप के आइए। ऑब्जेक्टिव के लिए वायरल क्वेश्चन आपको लेकर आ रहे हैं, तो वो भी आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।